हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोटिवेशन का। और मोटिवेशन के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल थ्योरीज़ के बारे में। मोटिवेशनल थ्योरीज़ जो हैं उनमें मैं आपको मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी नंबर 2, हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। देखो, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग अपने आप में एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पेंसिल्वेनिया के अंदर, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है यूएसए के अंदर, उसमें एक प्लेस है, एक सिटी है पिट्सबर्ग के नाम से। वहाँ पर उन्होंने, जो आपके फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग हैं, इन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ लगभग 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स पर एक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये जो टू फैक्टर थ्योरी है आपकी, इसका डेवलप किया है। तो बात चल रही है कि ये रिसर्च कैसे हुआ, क्या हुआ था इसमें और क्या बातें निकल के आई। टू फैक्टर थ्योरी के अंदर जो आपके ये इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स थे, इनसे हर्ज़बर्ग ने केवल 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था नंबर फर्स्ट, व्हेन दे फेल्ट एक्सेप्शनली गुड इन देयर जॉब। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हेन दे फेल्ट एक्सेप्शनली बैड इन देयर जॉब। क्वेश्चन क्या है कि भाई हर्ज़बर्ग ये पूछ रहा है कि उन लोगों से जो आपके 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स हैं, उनसे रिसर्च में ये पूछा गया है कि भाई आपको अपनी जॉब के अंदर काम करते टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगा और सबसे ज़्यादा बुरा कब लगा। और इन 2 क्वेश्चंस के जो आंसर, जो फीडबैक हर्ज़बर्ग के पास आए, उससे उन्होंने डेवलप किया किसको, टू फैक्टर थ्योरी को। क्वेश्चन ये है कि सर ये मोटिवेशनल थ्योरी कैसे हुई। एक्चुअल में मोटिवेशन डिपेंड करता है किस चीज़ पे, उसका एक प्रोसेस होता है मोटिवेशन का, और उस प्रोसेस के अंदर हम ढेर सारी बातें करते हैं जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि उनके सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो कब तक बना रह सकता है, उनसे हम किस तरह से काम में उनको यूज़ किया सकता है, उनको लाया जा सकता है। इन सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वो अलग अलग स्कॉलर ने आपको दी हैं। ये जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है, इसमें हर्ज़बर्ग ने 2 तरह के फैक्टर्स बताए हैं जो मोटिवेशन देते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है उसका नाम है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को स्वास्थ्य या आरोग्य घटक कहते हैं। आरोग्य घटक, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक कौन से होते हैं? हर्ज़बर्ग क्या बोलते हैं भाई कि हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी एम्प्लॉय को, किसी इंडिविजुअल को सेटिस्फेक्शन तो नहीं देते, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन उसको डिससेटिस्फाई भी नहीं होने देंगे। भाई जैसे मान लो आज आपको किसी स्कूल से एक सूचना पहुंचती है कि भाई आपको हमारे यहाँ एडमिशन लेना है, एक प्रपोज़ल भेज रहे हैं वो, और ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसा क्या है उसमें डिफरेंट, तो आपको बोला गया कि हमारे यहाँ हम पढ़ाई करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पढ़ाई। तो ये तो कोई नई बात थोड़ी है। अगर आप जो फैसिलिटीज़ जो स्कूल के अंदर होती हैं उनमें आप एडवांसमेंट लेके बैठे हैं, वो आपके पास कम्प्लीटली डेवलप फैसिलिटीज़ हैं, तो हाँ, हम सोच सकते हैं कि जो आपका स्कूल है वो दूसरे स्कूलों से कहीं बेहतर है और हम उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एडमिशन लेके जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो केवल पढ़ाई तो सभी स्कूल करवा रहे हैं, तो केवल पढ़ाई से क्या स्कूल नहीं चल रहे? तो आंसर है यस, चल रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को मोटिवेट तो नहीं करते परंतु डिससेटिस्फाई भी नहीं होने देते, वो उन लोगों को असंतुष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वास्तव में एक स्कूल में जो मेन काम होता है वो तो पढ़ाई करवाना ही होता है, होता नहीं होता? तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हाइजीन फैक्टर हैं वो कुछ बताए हैं, किसने? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। एक्चुअल में जो ये आपके हाइजीन फैक्टर हैं इनको मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो किसी इंडिविजुअल के सेटिस्फैक्शन लेवल को मेंटेन रखते हैं, ध्यान रखना है, वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे, सेटिस्फैक्शन लेवल को वो इंक्रीज़ नहीं कर रहे, लेकिन जितना है उतना मेंटेन कर रहे हैं। और इस मेंटेनेंस से भी क्या होता है, जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, वो आपके लिए सपोर्ट देने को तैयार होगा, आपके नीचे काम करने को तैयार रहेगा। क्लियर? भाई आप ये कहेंगे कि भाई स्कूल में अच्छी पढ़ाई ही नहीं होती तो मुझे तो टीसी चाहिए, मुझे तो क्या करना है, स्कूल छोड़ना है। लेकिन आप इस चीज़ के लिए नहीं कह सकते कि नहीं स्कूल में कुछ सुविधाएं जो हैं वो हाईटेक नहीं है। हाँ, पढ़ाई तो अच्छी है, रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, और आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर भी है, नॉर्मल फैसिलिटी जो होती है टॉयलेट्स वगैरह की वो भी है, ईजी ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके किस में आ रही हैं? आपके मेंटेनेंस फैक्टर में आ रही है। अब आप कहोगे नहीं हमें तो एसी रूम्स ही चाहिए, तो ये मोटिवेशनल फैक्टर में आ जाएगा। क्लियर? तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो आप इन चीज़ों को अगर देते हैं तो आप उस इंडिविजुअल के जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं, और ऐसा मेंटेनेंस उनके कंट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में हमेशा बनाए रखता है। ठीक है, तो इसको मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं पोषक घटक। पोषक घटक ऐसे घटक जो किसी व्यक्ति की संतुष्टि की भावना का पोषण करते हैं, पोषक घटक कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से उनके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पर टोटल 8 फैक्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट पे हाइजीन फैक्टर के बारे में, हाइजीन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो आपके सेटिस्फेक्शन के लेवल को बना के रखेंगे, आपको डिससेटिस्फाई नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले पे आता है आपका कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती ही है, तो अगर ये है तो इससे एक सेटिस्फेक्शन का लेवल बना रहेगा आपका। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ये एक तरह से जो बेसिक आपके फैक्टर्स हैं वो हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने ही चाहिए। नंबर थर्ड पे बात कर रहे हैं हम वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं, और इन चीज़ों के होने से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, और उसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, नंबर 4 पे हम लिख रहे हैं सुपरविज़न के बारे में। सुपरविज़न भी कैसा है, एक मेंटेनेंस फैक्टर है। ये आपको सेटिस्फेक्शन तो नहीं देगा लेकिन डिससेटिस्फाई नहीं होने देगा। नेक्स्ट नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस जो होते हैं आपके, वो भी आपको क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और इन चीज़ों से आपका जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वो बना रहता है। नंबर 6 पे हम बात कर रहे हैं सैलरी और वेजेस। सैलरी और वेजेस अपने आप में एक हाइजीन फैक्टर में काउंट होते हैं। कभी ऐसा हमने नहीं सुना होगा कि कोई आपको केवल सैलरी बेसिस पर ही क्या कर रहा है, मोटिवेशन दे रहा है। सैलरी सभी ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं, इसमें कोई सिंपल बात है, इसमें कोई बड़ी स्पेसिफिक बात नहीं है आपकी। तो सैलरी और वेजेस आपको क्या नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, सेटिस्फेक्शन देते हैं केवल। ठीक है, नंबर 7 पे हम बात कर रहे हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में। फ्रिंज बेनिफिट्स को बोलते हैं हिंदी में अनुषंगी लाभ, और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपके सैलरी और वेजेस के अलावा एक्स्ट्रा फॉर्म में दिए जाते हैं। और नंबर 8 पे आती है आपकी जॉब सिक्योरिटी।
तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं आपके, ये हाइजीन फैक्टर के अंदर काउंट किए गए हैं हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग। और हर्जबर्ग ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं तो कम से कम अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा तो सेटिस्फाई तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, और आपको जो उसका सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से जो आपके फर्स्ट हाइजीन फैक्टर हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड फैक्टर पे, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है उसका नाम है 2 फैक्टर थ्योरी। तो सेकंड फैक्टर जो हमारे वो हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मोटिवेटिंग फैक्टर्स को अभिप्रेरक घटक कहते हैं। अभिप्रेरक घटक। देखो, अब सेटिस्फेक्शन लेवल से ऊपर बढ़ के आपको कुछ करना है जिससे आप एम्प्लॉय की एफिशिएंसी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। वो 100% आपको क्या दे, काम करके दे, उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बढ़े। और इस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो आपके सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ाएंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे कि कुछ आप ज़्यादा करें, ज़्यादा सपोर्ट दें, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दें। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ाने के लिए करता है। क्लियर? तो यहाँ में हम डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स में नंबर फर्स्ट पे बात कर रहे हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट अपने आप में मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर मान लो आपकी उपलब्धियों को, आपके कारनामों को अगर सबके सामने प्रचारित किया जाता है तो ये आपके जो काम है, आपकी जो मेंटली हेल्थ है उसको क्या करेगा, इनक्रेज करेगा कि आप ज़्यादा काम करें, आपको मोटिवेट करेगा। क्लियर? नंबर दूसरे पे अपन बात कर रहे हैं प्रेज एंड ऑनर। प्रेज एंड ऑनर जो हैं ये भी आपके क्या करते हैं, मोटिवेशन को या सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट। यहाँ डेवलपमेंट की बात चल रही है। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ ट्रेनिंग से नहीं है, ध्यान रखना है। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट से है। कुल मिला के जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुका है उसको क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर काम के बारे में क्या कर रहे हैं, स्किल्स सिखा रहे हैं। ऐसा करने से वो अपने जीवन की विभिन्न भूमिकाओं में क्या कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये चीज़ें उसको मोटिवेट करेंगी कि मेरा डेवलपमेंट होता है, इसमें मुझे करियर में आगे बढ़ने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ाती हैं। ठीक है? नंबर 4 पे आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग सोचते हैं कि सर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से तो बल्कि नेगेटिविटी बढ़ेगी कि हमारे ऊपर बर्डन कैसा आ गया, ज़्यादा आ गया। क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। अपने सुपीरियर की तरफ आपका एक ऑब्लिगेशन है कि उसने जो कमांड दिया है, उसने जो काम बताया है वो आपको पूरा करना है डिज़ायर्ड मैनर में और फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है? लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती कब है, जब आप प्रमोट होते हैं। भाई आज मान लो कोई व्यक्ति है, वो एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है केवल, तो ये अपने डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हीं को क्या करेगा, गवर्न करेगा, उन्हीं को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर मान लो इसको उठा के कंपनी का CEO बना दिया जाता है तो ये अपने डिपार्टमेंट के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी क्या कर सकेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो ऑथोरिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई, इसकी रेस्पेक्ट बढ़ गई, इसका जो कंट्रोलिंग एरिया है वो बढ़ गया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि आप ज़्यादा अच्छा काम करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा नंबर 5 पे आती हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट। ये पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इस बारे में बताया था कि कोई बंदा केवल फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, इकोनॉमिक नीड के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, उसके पीछे कुछ और ही नीड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की नीड है और वो आपको डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से सीखने को मिलेगी। तो आप मोटिवेट हो रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए कि मुझे अपनी लाइफ में सीखने को मिल रहा है। एंड लास्ट है नेचर ऑफ जॉब। नंबर 6 पे नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब का मतलब होता है कार्य की प्रकृति। अगर नेचर ऑफ जॉब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, भाई आज मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने फाइनेंस के अंदर MBA किया हुआ है और आपने बैठा दिया उसको एक LDC पोस्ट पे, तो वो उसके जो इंटरेस्ट की जॉब है वो उसको नहीं मिली। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो मोटिवेट ही नहीं होगा कि मैं काम करूं। लेकिन यहाँ पर जो नेचर ऑफ जॉब है यानी कि कार्य की प्रकृति अगर उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हुई तो यहाँ पर मोटिवेशन दिया सकता है, उसका सेटिस्फेक्शन का लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा।
और उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आपने ये मोटिवेटिंग फैक्टर पढ़े हैं हर्ट्ज़बर्ग के थ्योरी के अंदर, इसमें हमने उन फैक्टर्स के बारे में बात की हैं जो आपके सेटिस्फेक्शन के लेवल को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं। इससे पहले जो हाइजीन फैक्टर पढ़े थे वो आपको सेटिस्फाई नहीं करते लेकिन डिससेटिस्फाई भी नहीं होने देते, क्योंकि वो जनरली कैसे हैं आपके, वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स आपको कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हर्ट्ज़बर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी है इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।